बिहार में अक्सर जातीय समीकरण चुनाव को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि हर पार्टी, हर राजनीतिक दल ऐसा चाहता है कि वो किसी खास जाति का ध्रुवीकरण कर ले। चाहे आरजेडी की बात कर ले, वो एमवाई फैक्टर को लेकर के आगे बढ़ता है। बीजेपी की बात कर ले, वो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अगड़ों और जो अति पिछड़े हैं उसकी राजनीति कर रहा है। चिराग पासवान अति पिछड़े की राजनीति करते हैं। जेडीयू की बात कर लें तो कुर्मी कोयरी का एक बड़ा जातीय समीकरण है जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, साथ में वो अल्पसंख्यक को भी जोड़ लेते हैं। इसी तरीके से तमाम दल ऐसे हैं जो जातीय समीकरण को केंद्र में रख करके राजनीति कर रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम जोड़ तोड़ के बीच में एक पार्टी ऐसी है, अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो जो सवर्ण की राजनीति तो करती है लेकिन किसी जाति विशेष की राजनीति करती हुई नहीं नजर आती है। मगर यहीं से निकले हुए एक बड़े नेता है राजीव प्रताप रूढ़ी। वो आजकल राजपूतों के ध्रुवीकरण में जुटे हुए हैं। तो क्या ये बीजेपी की चाल कह ले, उसका समीकरण कह ले, उसकी एक सोच कह ले, या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी अकेले अपने दम पर राजपूत वोटों की ठेकेदारी करने जैसी ये जो संकेत कह लीजिए कि वो संकेत दे रहे हैं। तो आखिरकार राजीव प्रताप रूढ़ी की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, क्या वो केवल बिहार की राजनीति तक सिमट कर रह जाएगी या फिर उनकी ये महत्वाकांक्षा केंद्रीय स्तर पर भी दिखेगी? खैर, आज तो बात ये होगी कि राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्रीय स्तर के नेता हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो चुनाव जीत चुके हैं और वो भी केवल इस बल पर कि वो राजपूत वोटों का जो एकत्रीकरण है वो करने में सक्षम नेता हैं। तो उसका प्रभाव बिहार की राजनीति में कितना पड़ने वाला है, यानी कि राजपूतों का ध्रुवीकरण करके राजीव प्रताप रूढ़ी क्या संदेश देना चाहते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में उसका क्या असर दिखेगा, उस पर तमाम चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो राजीव प्रताप रूढ़ी फिलहाल इस बात को लेकर के चर्चा में हैं कि उन्होंने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद का चुनाव जीत लिया। ये अपने आप में नाक की लड़ाई जैसी बात बन गई थी, ऐसे हालात बन गए थे क्योंकि उनके सामने उन्हीं की पार्टी का यानी बीजेपी का एक कद्दावर नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है, संजीव बालियान, वो खड़ा था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अपनी ही पार्टी के बीच में किस तरह की ये अदावत थी। संजीव बालियान के साथ किस तरीके से दो दो हाथ करने को आमादा थे राजीव प्रताप रूढ़ी, और वो भी तब जब ऐसा माना जा रहा था कि संजीव बालियान पर निशिकांत दुबे का हाथ है और निशिकांत दुबे जिनकी नजदीकी अमित शाह से जग जाहिर है। तो क्या अमित शाह भी यही चाहते थे कि जो संजीव बालियान है उसको जिता दिया जाए? संजीव बालियान जाट नेता है और उसके लिए तमाम जोड़तोड़ भी हुई होगी बीजेपी के अंदर में। इसके बावजूद जिस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी ने बाजी मार ली और वो भी कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे सांसदों का समर्थन पा करके, और ऐसा पहली बार हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसे चुनाव में खुद अमित शाह पहुंचे वोट देने के लिए, जेपी नड्डा पहुंचे वोट देने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे वोट देने के लिए। ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो आमतौर पर इस तरह के चुनाव में शिरकत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इन तमाम नेताओं ने शिरकत की और नतीजा ये रहा कि जो रूढ़ी थे उनको 391 वोट मिला और संजीव बालियान को 291, यानी कि 100 वोटों के अंतर से संजीव बालियान को राजीव प्रताप रूढ़ी ने हरा दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो मेरे 25 वर्षों के राजनीतिक मेहनत का फल है, जिसके कारण जो तमाम दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भी मेरा समर्थन किया। तो क्या अब राजीव प्रताप रूढ़ी की यह महत्वाकांक्षा है कि वो सर्वमान्य नेता के तौर पर सामने आना चाहते हैं और वो राजपूत तबका जो है, जो क्षत्रिय तबका है, उसके एक बड़े नेता के तौर पर खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इसका असर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी की माने तो करीब 70 ऐसी सीटें हैं जिस पर राजपूत वोट निर्णायक की भूमिका में है और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 4% वोट राजपूत समाज का है
तो क्या इस बार ये जो 4% वोट है वो एक बड़ा कारनामा कर पाने में सक्षम होगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो उस वक्त भी औरंगाबाद और आरा जैसे जो इलाके थे वो राजपूतों की नाराजगी के कारण बीजेपी के हाथ से छिटकते हुए नजर आए। जबकि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी की बात कर ले तो उनका ये प्रभाव क्षेत्र है, सारण से वो सांसद रह चुके हैं, कई बार वो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य, ये जो तमाम आरजेडी के बड़े बड़े नेता रहे, या कहें कि एक परिवार के नेता हैं, लालू यादव के परिवार के नेता हैं, उनको भी हराया हुआ इन्होंने। तो जब उनका प्रभाव इतना था तो 2024 में आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या वो ट्रेलर था? वो ट्रेलर था कि अगर राजपूतों की आप अनदेखी करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने खुद को एक बार फिर से राजपूतों के ठेकेदार के तौर पर एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जीत मिली और उसके बाद राजपूत समाज के बड़े नेता के तौर पर ये एस्टैब्लिश हो रहे हैं। अभी तक राजनाथ सिंह को बड़ा नेता माना जा रहा था, अब राजीव प्रताप रूढ़ी उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी का बड़ा गेम प्लान है? क्या बीजेपी ऐसा चाहती थी कि जो रूढ़ी हैं, जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, वो राजपूतों के एक बड़े नेता के तौर पर सामने नजर आए? क्योंकि ऐसा कहना थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है कि अमित शाह ने फरमान जारी किया होगा, इसके बावजूद बीजेपी के जो खास करके जो राजपूत नेता है उन्होंने पाला बदल करके संजीव बालियान की जगह पे राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट दे दिया। वो ऐसा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी नेता ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व यानी कि अभी जिस हैसियत में अमित शाह हैं या फिर जेपी नड्डा हैं उनसे बगावत ले ले, और उनसे बगावत लेने का मतलब है सीधे सीधे मोदी से बगावत करना। तो क्या सब कुछ एक बड़े गेम प्लान के तहत हुआ और राजीव प्रताप रूढ़ी को अंदर खाने से तमाम सपोर्ट मिला और वो जीत गए? यानी कि उनको एक बड़े नेता के तौर पर एस्टैब्लिश करने की सोच थी। इससे पहले वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात कर लें, चाहे नरेंद्र मोदी की जो पहली कैबिनेट तैयार हुई थी उसमें दोनों ही में वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर रह चुके हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। तो क्या इस बार जो खेल खेला जा रहा है वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का खेल खेला जा रहा है? और ये माना जा रहा है कि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी को राजपूतों के बड़े नेता के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया जाए, कम से कम बिहार में एस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो उसका फायदा बीजेपी को इस बार मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि जो वो तमाम इलाके, चाहे औरंगाबाद की इलाके की बात कर लें, आरा की बात कर लें, या छपरा की बात कर लें, या उसकी सारण की बात कर लें, तो ये वो तमाम इलाके, इवन तिरहुत प्रमंडल के कई जिले ऐसे हैं, और अगर हम मुंगेर प्रमंडल की बात कर लें तो उसके कई जिले ऐसे हैं जहां पर राजपूतों का अच्छा खासा दबदबा है। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 70 सीटें ऐसी है जहां पर राजपूतों का दबदबा है, और अगर राजपूत वोट एक मुश्त एक साथ एकजुट होकर के बीजेपी के खाते में चली जाती है तो हो सकता है कि बीजेपी को इस बार वो अंतर नजर आए। वो जो जीत की बात की जा रही ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, क्योंकि 100 से ज़्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी को चुनाव लड़ना है, तो वो एक तरीके से अपनी भूमि तैयार कर रही है, एक ज़मीन तैयार कर रही है, और उसके लिए राजीव प्रताप रूढ़ी को आगे किया गया है कि आप राजपूतों के वोट को संगठित कीजिए और एक साथ हमारे पाले में लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी तक राजपूतों के नेता के तौर पर अभी किसी भी दूसरे दल में कोई बड़ा नेता नहीं है, और राजीव प्रताप रूढ़ी जिस तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहे पहले भी राजपूतों के मामले में, इस बार बिहार के चुनाव में अगर वो ये साबित करने में सक्षम हो जाते हैं कि वो राजपूतों के सर्वमान्य नेता हैं और वो जिस खेमे में चाहे उस खेमे में राजपूतों के वोट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, उसकी झोली में डाल सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको एक अहम भूमिका दे दी जाए। हालांकि महत्वाकांक्षी तो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, लेकिन क्या उनको केंद्र से अलग हटा करके बिहार में बड़ी भूमिका दी जा सकती है? अगर वो 70 सीटों को लाने में कामयाब रहते हैं, या फिर कहें कि एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर पाते हैं राजपूतों के अंदर में, तो ये आने वाले दिनों में तमाम चीजें खुल के सामने आएंगी। और राजीव प्रताप रूढ़ी का ये समीकरण कितना काम करेगा, बीजेपी का ये जो बड़ा गेम प्लान है वो कितना काम करेगा, वो तो चुनाव में सब कुछ साफ होता हुआ नजर आएगा।
तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।